हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह और आज जो है मैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, इससे प्रीवियस 2 वीडियो जो है मेरे चैनल पर डाल चुका हूं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, और परमाणु का इतिहास पढ़ा कि परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु शब्द कहाँ से आया। दूसरे वीडियो में जो है हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैसे पहले कैथोड किरणों की खोज हुई, फिर उनके गुणों का अध्ययन हुआ, तब जाके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे पहले कैनाल रेज यानी धन किरणों की खोज हुई और फिर प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारी पहली हेडिंग है कैनाल किरणों की खोज या धन किरणों की खोज। ठीक है, तो सबसे पहले धन किरणों की खोज होगी, फिर उनके गुणों का अध्ययन होगा और फिर उसी की सहायता से प्रोटॉन का खोज होगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये खोज हुई कैसे, इसकी पीछे कहानी क्या है। तो देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो चुकी है, यानी कि पहले लोग मानते थे कि परमाणु ही जो है इस दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है और उसका श्रेय गया जे टॉमसन के पास। तो जे टॉमसन जो है पूरे विश्व विख्यात हो गए, यानी एकदम फेमस हो गए। ठीक है, और उनका नाम जो है इतिहास में दर्ज हो गया। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन का नाम आएगा तो साथ में जे टॉमसन का नाम आएगा। तो जितने भी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन की खोज में सम्मिलित थे, जैसे जूलियस प्लकर हो गए, ठीक है, विलियम क्रूक्स हो गए, जे टॉमसन हो गए, सब लोग काफी फेमस हो चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद साइंटिस्टों के बीच होड़ लग गया कि चलो हम लोग भी जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ इस टाइप का, और कोई ना कोई अलग कण तो मिलेगा ही। ठीक है, कोई नए कणों की खोज करते हैं जिससे हमारा भी नाम जो है इतिहास में दर्ज हो जाए, हम भी फेमस हो जाए। ठीक है, तो उस समय के साइंटिस्टों में ये होड़ लग गया, एक रेस लग गई। ठीक है, सब लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने लगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सभी लोग करने लगे, यहां तक कि माइकल फैराडे जैसे महान वैज्ञानिक भी जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने लगे। डिस्चार्ज ट्यूब में कर क्या रहे थे, तो कभी वोल्टेज बढ़ा रहे थे, कभी घटा रहे थे, कभी इलेक्ट्रोड के पदार्थ चेंज कर रहे थे, कभी ये पदार्थ कभी वो पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा कभी प्रेशर कम कर रहे थे, कभी प्रेशर ज्यादा कर रहे थे, यानी बार बार परिवर्तन कर रहे थे। ठीक है, गैस बदल के, पदार्थ बदल के, इलेक्ट्रोड बदल के, विभव ऊपर नीचे करके, इसके अलावा वैक्यूम जो है कम करके ज्यादा करके, यानी दाब जो है कम करके ज्यादा करके, यानी अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे थे कि कुछ तो मिल जाए, कोई नया पार्टिकल तो मिल जाए। क्योंकि उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि एक और पार्टिकल तो मिलना ही चाहिए। रीजन क्या था कि डाल्टन बताए गए थे और सभी साइंटिस्ट जानते थे ये बात कि जो हमारा परमाणु होता है ये विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल की जो है डिस्कवरी हुई है, यानी इसके अंदर अगर माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना ही चाहिए, तभी ये जो है बाहर से क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। अगर इसमें सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल है, अगर परमाणु में सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल जो है एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित होते हैं, तो जो हमारा परमाणु है वो विद्युत रूप से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी जानते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो सभी साइंटिस्टों को जो है उम्मीद थी कि हाँ एक और पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो सभी साइंटिस्ट जो है लगे हुए थे, लेकिन इनमें जो है सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की उनका नाम था ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। ठीक है ना, यानी जो जूलियस प्लकर ने विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था, तो गोल्डस्टीन ने भी विसर्जन नलिका का प्रयोग किया, उसमें थोड़े से परिवर्तन कर दिए। ठीक है, पहले एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि जूलियस प्लकर ने क्या किया था। तो जूलियस प्लकर ने कांच की खोखली नालिका ली थी, जिसमें एक जगह कैथोड लगाया, एक जगह क्या लगाया, एनोड। ठीक है, एक जगह एनोड लगाया, एक जगह क्या लगाया, कैथोड। और एनोड के पीछे जो है उन्होंने जो है प्रदीप्ति झिल्ली लगा दी थी। और जब उनको जो है कैथोड और इलेक्ट्रोड को ले जाकर हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, यानी उच्च विभव क्षमता से जोड़ दिया, और साथ ही उसमें जो है इस कांच की नलिका में वैक्यूम पंप लगाया, निर्वात पंप, और उसमें दाब रखा 10⁻³ mm पारे पर। ठीक है ना, और जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलकर एनोड के पीछे जो है प्रदीप्ति झिल्ली पर परत पे
हिट कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं, तो वहां चमक उत्पन्न हो रही है, तो उनका नाम रखा गया कैथोड किरणें, क्योंकि वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। तो ये तो काम था जूलियस प्लकर का। अब आए जो है हमारे गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ आ रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एनोड से कुछ किरणें कैथोड की तरफ जा रही हो, जिनके ऊपर ध्यान नहीं गया हो किसी भी साइंटिस्ट का। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार जो कैथोड लिया था, जो कैथोड की प्लेट ली थी, तो वो परफोरेटेड ली। परफोरेटेड का मतलब होता है कि छिद्रित लिया, ठीक है ना। यानी समझ जो खाने वाली प्लेट है, उसमें अगर आप जो है बंदूक से गोली मार दे 3-4 जगह, तो उसमें क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो अब उस प्लेट को बोलेंगे परफोरेटेड प्लेट, यानी कि छिद्रित प्लेट हो गई, ठीक है। तो इस बार जो कैथोड लिया गया था उसमें छिद्र थे, ठीक है। तो पहला परिवर्तन तो ये हो गया। जूलियस प्लकर ने सिंपल कैथोड प्लेट ली थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने जो कैथोड प्लेट ली थी वो कैसी थी, छिद्रित थी। दूसरा उन्होंने परिवर्तन क्या किया कि जो इसमें गैस थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी। पिछली बार जो गैस का जो दाब लिया गया था वो था 10⁻³ mm पारे के, ठीक है। इस बार जो है लगभग लिया गया था 10⁻⁻1 mm Hg, यानी बोलेंगे 10.01 mm Hg। तो इस बार जो है इसमें जो गैस भरी थी उसका दाब कुछ ज्यादा लिया गया। इसका जो है सिंपल सा मतलब ये है कि इस बार गैस ज्यादा थी, पिछली बार गैस कम थी, इस बार गैस जो है क्या है, इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो परिवर्तन किए। पहला, कैथोड जो है वो छिद्रित लिया गया, और निर्वात ये विसर्जन नलिका जो है, विसर्जन नलिका, इसमें जो है गैस को ज्यादा लिया गया, यानी गैस का दाब बढ़ा दिया गया। बाकी सब सेटअप वैसे ही है। एक कांच की खोखली नालिका है जिसमें एक एनोड लगा है, कैथोड को छिद्रित रखा गया है, दोनों का संबंध जो है एक उच्च विभव क्षमता वाले स्रोत से कर दिया गया है, हाई वोल्टेज सोर्स जो लगभग 10,000 वोल्ट से ऊपर है, ठीक है। वैक्यूम पंप लगाया गया, ठीक है। परिवर्तन तो ही हुआ, कैथोड में छेद कर दिया गया और दाब को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यानी कि इस बार विसर्जन नलिका में गैस थोड़ी सी ज्यादा थी। अच्छे समझ में आ गया ना, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट एक जैसे हैं, बस थोड़े से क्या है इसमें चेंजेस है। अब जब यहां से हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया गया तो देखा गया कि कैथोड के पीछे, हां एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहां पे जो है गोल्डस्टीन ने कैथोड के पीछे जो है जिंक सल्फाइड की एक परत लगा दी थी, जिंक सल्फाइड की, ठीक है। जिंक सल्फाइड की परत जो है क्या है, तो प्रदीप्ति झिल्ली का काम करती है, ठीक है। यानी कि वो जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जब कोई कण जाके उस पर टक्कर मारेगा तो वहां पे चमक उत्पन्न होगा, ठीक है। ये किया था। तो इन्होंने जब ये हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया तो देखा कि हां ये जो छिद्रित कैथोड है इसके पीछे यहां पे प्रदीप्ति झिल्ली पर कुछ चमक उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, चमक। तो इनके बात समझ में आई कि हां इस बार एनोड से भी कुछ किरणें जा रही हैं, किधर, कैथोड की तरफ। पिछली बार भी जा रही होंगी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। अभी बात करेंगे क्यों ध्यान नहीं गया, ठीक है। तो इस बार जो इन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे प्रदीप्ति झिल्ली वाले पे जो है उस पर कुछ कण टक्कर मार रहे हैं, तो क्या उत्पन्न हो रही है, चमक उत्पन्न हो रही है, ठीक है। हां यहां पे एक और बड़ा डिफरेंस देखा गया कि पिछली बार जो कैथोड किरणें निकली थी, कैथोड से जो किरणें निकली थी, ठीक है, वो जो है अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी, क्लियर। लेकिन ये जो किरणें थी, ठीक है, ये जो कैथोड के पीछे जा रही थी, इसमें कुछ चमक थी, यानी कि ये जो रे हैं जिसको बोलते हैं कैनाल किरणें या धन किरणें, ठीक है। ये जो किरणें हैं कुछ जो है चमक उत्पन्न कर रही थी, यानी कुछ रंगीन दिखाई दे रही थी। जैसे आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है इस समय, इसमें देखिए, तो यही जो है एक्सपेरिमेंट जो है गोल्डस्टीन ने किया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैनाल रे हैं यानी जो धन किरणें हैं, ठीक है, ये परफोरेटेड छिद्रित कैथोड से पीछे निकल के जा रही हैं, ये कुछ ना कुछ जो है रंग दिखा रही हैं, और ये रंग है पिंक कलर का, ठीक है। तो इस बार यही अंतर है। अब यहां ध्यान दीजिए, अंतर क्या है कि कैथोड किरणें अदृश्य थी, लेकिन जो धन किरणें हैं, कैनाल किरणें हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी रंगीन है, यानी थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि जब ये प्रयोग हुआ, ठीक है, तो जब गोल्डस्टीन ने देखा इन किरणों को, तो ये किरणें छिद्र से बाहर निकल रही थी, यानी होल से बाहर निकल रही थी। तो इनको उन्होंने नाम दे दिया कैनाल रे। कैनाल का मतलब होता है नहर, ठीक है।
और कहा जाता है छिद्र भी होता है। तो नहर में भी पानी आता है तो ऐसे ही आता है, नहर से निकलता हुआ, यानी छिद्र से, पाइप से निकलता हुआ महसूस होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, देखने पे। तो यहां भी जो है ये रेज जो आ रही थी वो कहां से आ रही थी? छिद्र से, होल से आ रही थी। तो इसको नाम दे दिया उन्होंने कैनाल रेज, ठीक है। इसके अलावा इन किरणों को जो है गोल्डस्टीन रे भी कहा जाता है, गोल्डस्टीन रे, ठीक है। पहला तो कैनाल रे बोलते हैं और दूसरा इनका एक और नाम है गोल्डस्टीन रे, क्योंकि गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था तो इसका नाम हो गया गोल्डस्टीन रे, ठीक है। उसके बाद इसे धन किरणें भी कहते हैं, पॉजिटिव रे भी कहते हैं, पॉजिटिव रे, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड की तरफ आ रही है, और कैथोड मतलब निगेटिव, ये निगेटिव है, और ये जो है क्या है? पॉजिटिव। ये हमारा एनोड है और ये क्या है? कैथोड है, ठीक है ना। तो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, यानी कि ये जो है पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये प्लस है तभी तो माइनस की तरफ आ रही है, ये क्या है? माइनस है, तो ये प्लस है तभी तो माइनस की तरफ खींच के आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो रेज है वो कौन सी रेज है? पॉजिटिव रेज है। आगे अभी जब हम कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो रेज हैं, ये जो किरणें हैं, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में देख लेंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कैसे जो है ये गोल्डस्टीन ने ये प्रयोग किया और कैसे जो है कैनाल किरणों का खोज हुआ। तो देखिए, गोल्डस्टीन ने जो है विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया, जैसे कि जूलियस प्लकर ने किया था। परिवर्तन क्या किया कि इसमें दो परिवर्तन किए। पहली बात तो ये कि कैथोड जो प्लेट थी उसमें छेद कर दिया था, एनोड को ठीक वैसा ही रखा था। दूसरा, जो हमारा इसमें वैक्यूम पंप लगा है उसके सहायता से उन्होंने इसमें दाब बढ़ा दिया था, यानी गैस जो है इसमें थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में थी कंपेयर टू जूलियस प्लकर के प्रयोग के, ठीक है ना। थोड़ी सी गैस में क्या थी? ज्यादा थी। बाकी सब सेम है, वैसे ही कांच की खोखली नालिका है, वैसे ही इसको ले जाकर जो है इसको हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है। ये हमारा एनोड है, एनोड, ठीक है, और ये हमारा कैथोड है। लेकिन इस बार डिफरेंट ये है कि इसका नाम हो जाएगा परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना, यानी छिद्रित कैथोड। क्लियर? तो इस बार दो परिवर्तन किए गए। पहला कि गैस थोड़ी ज्यादा ली गई, दाब बढ़ा दिया गया, और दूसरा कैथोड में क्या किया गया? छिद्र किया गया। बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा, दो परिवर्तन किए गए, ठीक है ना। अब जब यहां से हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया गया तो देखा गया कि कैथोड से, मतलब कि ये कैथोड के पीछे क्या उत्पन्न कर रही थी? चमक उत्पन्न कर रही थी, यानी कि एनोड से कुछ किरणें निकल के जा रही हैं कैथोड, और उसमें जो छिद्र है उसके पीछे जाकर प्रदीप्ति झिल्ली पर क्या उत्पन्न कर रही हैं? चमक उत्पन्न कर रही हैं। गोल्डस्टीन ने देखा कि जब ये किरणें जो है छिद्र से निकल कर आ रही हैं, होल से निकल कर आ रही हैं, तो इसका नाम रख दिया कैनाल रे। गोल्डस्टीन के नाम पे इसका नाम पड़ गया गोल्डस्टीन रे। और चूंकि ये जो है एनोड से निकल जा रही हैं और आ रही हैं कैथोड की तरफ, यानी माइनस की तरफ आ रही हैं, तो इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव रे, यानी धन किरणें, ठीक है। तो इसे आप दो नाम से याद रखिए, धन किरणें या कैनाल किरणें, ठीक है। यहां पे एक बात हम आगे देखेंगे अभी कि ये रियलिटी में एनोड से निकलती नहीं है, ठीक है ना। ऐसा शुरुआत में समझा गया कि ये शायद एनोड से निकल रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये किरणें एनोड से नहीं निकल रही थी, ठीक है। तो कहां से निकल रही हैं? प्रश्न ये उठता है कि अगर ये किरणें एनोड से निकल रही तो कहां से उत्पन्न कर रही हैं? क्योंकि कैथोड किरणें तो कैथोड से निकल रही थी और आ रही थी एनोड की तरफ, तो नाम पड़ गया कैथोड किरणें, ठीक है ना। लेकिन ये किरणें एनोड से नहीं निकल रही हैं, इनको एनोड किरणें नहीं बोलेंगे हम लोग, एनोड रेज नहीं बोलेंगे। कहीं कहीं लिखा है एनोड रेज, लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये एनोड से नहीं निकल रही हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शुरुआत में जब ये मतलब डिस्कवरी हुई थी कैनाल रे की, तब किसी को नहीं तुरंत पता चला था कि ये एनोड से निकल रही है, कहां से निकल रही है। तो लोगों ने इसको बोल दिया एनोड रेज, एनोड से निकल के कहां जा रही है? कैथोड की तरफ। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये किरणें एनोड से नहीं निकल रही हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे कि कैनाल किरणों का ओरिजिन क्या है, यानी धन किरणों का उद्गम कहां से है। उद्गम मतलब ओरिजिन, उत्पन्न कैसे होती हैं। अगर ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं तो कहां से उत्पन्न होती है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों का उद्गम कैसे होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने कैथोड किरणों का उद्गम नहीं पढ़ाया था,
रीजन क्या था कि अब यहां पे हम लोग दोनों लोग कंपेयर करके पढ़ लेंगे। पहले पढ़ेंगे कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं और फिर साथ ही में पढ़ लेंगे कि ये जो हमारी धन किरणें हैं, कैनाल किरणें, ये कैसे उत्पन्न होती हैं। तो दोनों को कंपेयर में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर से समझ में आएगा कि कैसे कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं और कैसे कैनाल किरणें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे ये पढ़ना कि कैथोड किरणों का उद्गम कैसे हुआ और कैनाल किरणों का उद्गम कैसे हुआ, यानी ओरिजिन कैसे हुआ, ये कहां से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो देखिए कैथोड किरणों की खोज किसने की? जूलियस प्लकर ने। और हमारी जो कैनाल किरणें उसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। तो पहले बात करेंगे कैथोड किरणों की। तो कैथोड किरणों के एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें देखा कि जूलियस प्लकर ने कांच की एक जो है खोखली नालिका ली, जिसमें एक जो है एनोड लगाया, एक जो ये कैथोड है और ये क्या लगाया? एनोड लगाया। ठीक है, और इन दोनों को हाई वोल्टेज दिया, या ठीक है, यानी इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की। तो हुआ क्या कि कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें निकली और एनोड के पीछे लगे हुए प्रदीप्ति परत पे चमक उत्पन्न की। ठीक है, तो इन किरणों का नाम पड़ा कैथोड किरणें। अब पता करना है कैथोड किरणें उत्पन्न कैसे हुई। देखिए, जब इसमें उच्च विद्युत धारा दी गई तो ये जो है प्रबल धनात्मक हो गया और ये जो है क्या हो गया? प्रबल ऋणात्मक। ठीक है, यानी ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। और हम जानते हैं कि प्लस माइनस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से ये जो हमारा कैथोड है जिस भी पदार्थ का बना होगा, ठीक है ना, उसके जो एटम होंगे, परमाणु होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर खींच के चले आए। ठीक है, देखिए बात को समझिए। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो पुराने जमाने की बात है, उस समय की बात छोड़िए। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो अगर कोई भी फोर्स खींचेगा तो सबसे पहले कौन खींचेगा? मतलब कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी हालत में बाहर निकलने वाले नहीं है। ठीक है, तो जब यहां से प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो ये जो हमारा कैथोड है जिस भी पदार्थ का लिया गया होगा, उसके एटम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले आएंगे? बाहर। कहां चले आएंगे? बाहर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होंगे तो किधर जाएंगे? एनोड की तरफ। किधर जाएंगे? एनोड की तरफ। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह भी है कि जूलियस प्लकर ने जब प्रयोग किया था तो इसमें गैस रखी थी। गैस हालांकि बहुत कम ली थी लेकिन थी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से जाएंगे और इसको टक्कर मारेंगे। इसको क्या मारेंगे? टक्कर। तो जो गैस के परमाणु होंगे उसकी बाहरी कक्षा में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो वो भी कहां चले आएंगे? बाहर। कहां चले आएंगे? बाहर। ठीक है, तो कैथोड प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन और गैसों से निकले इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? एनोड की तरफ। किधर भागेंगे? एनोड की तरफ। और इन्हीं को बोला गया कैथोड किरणें। ठीक है ना, कैथोड से निकल किधर जा रहे हैं? एनोड की तरफ। और बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो कैथोड किरणों का उद्गम है वो दो जगह से हो रहा है। कैथोड किरणों का स्रोत दो है। पहला, कैथोड के प्लेट से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन है तो वहां से कैथोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं। और दूसरा ये कि जो इसमें गैस भरी है, ठीक है ना, उस गैस के एटम पर जब ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहे हैं तो ये एटम, ये परमाणु भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहे हैं। ठीक है ना, तो कैथोड किरणें दो प्रकार से उत्पन्न हो रही है। पहला इस कैथोड प्लेट से निकल रही हैं और दूसरा जो है इस परमाणु के बाहरी कक्षा से निकल रही हैं, गैस के परमाणु से निकल रही हैं। ठीक है ना, तो हम ये तो समझते हैं कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। ठीक है ना, वो निकल कहां से रहे? तो कैथोड प्लेट से और इसमें उपस्थित गैसों से। ठीक है, अब देखिए जब ये गैस के जो परमाणु हैं ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी माइनस कम हो गया, तो इस पे क्या आ जाएगा? धन आयन। इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आया। क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये प्लस है तो ये किधर भागेगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि ये माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो सभी प्लस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये है प्लस, ये क्या है? प्लस। तो ये किधर आएगा? कैथोड की तरफ।
ठीक है। तो जूलियस प्लकर ने अपने प्रयोग में सिर्फ कैथोड किरणों पे ध्यान दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दिया, सभी उधर जा रहे थे, ये इधर आकर टकरा रहे थे, इन पे उनका ध्यान नहीं गया। रीजन क्या था? तो रीजन दो थे। पहली बात कि गैस के जो अणु थे, परमाणु थे, इतने कम लिए गए थे कि बहुत कम मात्रा में इधर जा रहे थे। और दूसरी बात, ये जो हमारे प्लेट है इसी पे आके चिपक जा रहे थे, पीछे कोई भी चमक उत्पन्न नहीं हो रही थी, इसीलिए वो देख भी नहीं पाए कि पीछे चमक उत्पन्न हो रही है। बात समझ रहे हैं ना? दो बातें। पहली बात कि गैस के परमाणु बहुत कम लिए गए थे, जिससे वो मिजरेबल थे ही नहीं। दूसरी बात, यहां पे कैथोड किरणों, कैथोड जो प्लेट है इस पर ये जो प्लस आयन है, गैसों के जो प्लस आयन है, धनायन है, वो आकर यहीं पे माइनस पे ये जो प्लस आके क्या हो जाता था, चिपक जा रहे थे और यहीं पे खत्म हो जा रहे थे। तो इनको नहीं पता चल पाया, लेकिन गोल्डस्टीन ने ध्यान दिया। गोल्डस्टीन ने क्या किया? तो पहली बात तो ये कि इन्होंने दाब बढ़ाया, यानी कि इस बार गैस के परमाणु ज्यादा ले लिए, ठीक है ना। इस वाले में जो है गोल्डस्टीन और जूलियस प्लकर ने गैस बहुत कम दाब पे ली थी, यानी गैस बहुत कम थे, गैस के परमाणु बहुत कम थे। तो इन्होंने क्या किया, गैस के जो है दाब बढ़ाया, यानी गैस के परमाणुओं की संख्या बढ़ा दी, गैस इसमें ज्यादा भर दी। और दूसरी बात क्या की कि कैथोड में छिद्र कर दिए। कैथोड में क्या कर दिया? छिद्र कर दिए, ताकि अगर इधर से कुछ आएगा तो यहां पीछे जो लगी हुई फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उस पर चमक उत्पन्न होगा। यह काम यहां नहीं हुआ था, यहां पे ये जो है परफोरेटेड नहीं है, छिद्रित नहीं है, तो यहीं पे आकर ये चिपक जा रहे थे, ठीक है। तो आप बात को समझिएगा। अब जब गोल्डस्टीन ने ये प्रयोग स्टार्ट किया तो ठीक ऐसे ही है, बस दो अंतर किया गया, ठीक है। जैसे इन्होंने किया वैसे इन्होंने किया। अंतर क्या किया? इसमें गैस ज्यादा रख दी और जो कैथोड है उसमें क्या कर दिया? छेद कर दिया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपके। अब देखिए होगा क्या कि इस बार जो है ये कैथोड है हमारा, ये हमारा कैथोड है, नाम पड़ेगा परफोरेटेड कैथोड यानी छिद्रित कैथोड, और ये हमारा एनोड यानी ये प्लस है और ये माइनस है। इस बार भी इसको हाई वोल्टेज से जोड़ा गया, यानी उच्च जो है विद्युत धारा उत्पन्न की गई इन दोनों में। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो पुनः कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कौन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकले, ठीक है। जैसे यहां पे निकल रहे हैं, पहले कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बार क्या हुआ? गैस ज्यादा है। गैस क्या है? ज्यादा है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है जाकर इन गैस के परमाणुओं पर क्या मारेंगे? टक्कर मारेंगे। क्या मारेंगे? टक्कर। और इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। गैस के परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो अब ये जो गैस के परमाणु हैं वो आयन बन जाएंगे और इस पर हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये माइनस कम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है वो क्या बनता है? धनायन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या बनता है? ऋणायन। तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिए अपना, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव आयन है, यानी कि ये जो धन आयन है, इस पर प्लस है, तो ये आएंगे कैथोड की तरफ। किधर आएंगे? कैथोड की तरफ। तो ये जो गैसों के प्लस आयन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो गैसों के धन आयन है ये तुरंत पीछे की तरफ खींच के आएंगे। किधर आएंगे? पीछे की तरफ। क्लियर? इधर भी आ रहे थे, यहां भी पीछे की तरफ खींच के आ रहे थे, यहां भी पीछे की तरफ खींच के आ रहे थे, लेकिन यहां पे छिद्र नहीं था तो यहीं पे ये रुक जा रहे थे। लेकिन इस बार कैथोड में क्या कर दिया गया है? छिद्र कर दिया गया है। तो ये आएंगे तो इसको पार कर जाएंगे, छिद्र से क्या कर जाएंगे? पार। और यहां लगा दी थी उन्होंने जिंक सल्फाइड की परत, तो ये यहां पे आके हिट कर रहे थे, ठीक है, और चमक उत्पन्न कर रहे थे। क्लियर? यानी कि इसमें भी कैथोड किरणें जा रही हैं एनोड की तरफ, लेकिन यहां से जो गैसों के धन आयन है ये इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी किरणें हैं, वो कौन सी किरणें हैं? कैनाल किरणें, ठीक है। ये जो किरणें जा रही हैं इधर से, ये कैथोड किरणें हैं, ये कैथोड किरणों का खोज है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? तो यहां पे कैथोड किरणें जब इधर गई तो ये गैसों के आयन पीछे आ गए, ठीक है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के परमाणुओं पर टक्कर मारे, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो परमाणु धनायन हो गया। अब धनायन को ये ऋण क्या कर लिया? ये कैथोड क्या कर लिया? खींच लिया। और कैथोड जो प्लेट है इसमें छेद है, और छेद के पीछे जो जाके टकराएंगे यहां पे जिंक सल्फाइड की मतलब परत पे, तो क्या उत्पन्न करेंगे? चमक उत्पन्न करेंगे, ठीक है।
एक बार इसको जो है आप 3D में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, तो पहले तो समझिए कि इसमें जो कैथोड दिखाई दे रही है इसमें छेद है। इसमें जो कैथोड दिखाई दे रही है इसमें क्या है, छेद है। अब देखिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किधर, एनोड की तरफ। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड की तरफ, और रास्ते में जो हमारे गैस के परमाणु उस पर टक्कर मार रहे हैं। ठीक है, अब गैस के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहे हैं, तो परमाणु पर क्या आ जाएगा, धनावेश। अब वो खींच कर किधर आ रहे हैं, कैथोड की तरफ, माइनस की तरफ भाग रहे हैं जल्दी से, ठीक है ना। और कैथोड में छेद है, तो वो छेद को पार करके और सामने की जो दीवार है, कांच की दीवार, उस पर टकरा रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप पिंक की तरह, मतलब कि यही गुलाबी रंग का चमक उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख के समझ गए। अब यहां देखिए, तो ये रहा हमारा उद्गम। इस तरह कैथोड किरणों का उद्गम होता है और इस तरह कैनाल किरणों का। एक बार बस हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न हुई, तो आप कहेंगे कैथोड किरणों के दो स्रोत हैं। पहला, कैथोड जिस पदार्थ से बना है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और दूसरी बात यह कि वही इलेक्ट्रॉन जो है गैस के परमाणुओं पर टक्कर मारते हैं तो उसके भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ जाते हैं ऐसे, तो हम बोलते हैं कि इधर कैथोड किरणें जा रही हैं, कैथोड से चलकर एनोड की तरफ। यानी कैथोड किरणों का जो मेन सोर्स है वो कैथोड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड किरणें। ठीक है, अब कोई पूछेगा कैनाल किरणों का ओरिजिन क्या है, उद्गम क्या है, तो आप बोलेंगे कि कैनाल जो किरणें हैं वो एनोड से नहीं निकलती हैं, एनोड से नहीं निकलती हैं। ठीक है, प्रोटॉन कभी भी नाभिक से नहीं निकल सकता, हालांकि प्रोटॉन की अभी खोज नहीं हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटॉन कभी नाभिक से नहीं निकल सकता। ये क्या हो रहा है, तो कैथोड किरणें पुनः निकल रही हैं कैथोड से और जा रही हैं एनोड की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणुओं पर टक्कर मार रहे हैं, तो गैस के परमाणु धनावेशित होकर पीछे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है कैथोड के छिद्र में से आ रहे हैं, तो इसको नाम दिया गया कैनाल किरणें। यानी कैनाल किरणों का जो स्रोत है वो गैसियस आयन है। ठीक है ना, यानी कि ये आयनित गैसें हैं, धनावेशित आयनिन गैसें हैं। ठीक है ना, यानी ये गैस से उत्पन्न हो रहा है। इस विसर्जन नलिका में जो गैस है उसके कारण जो है ये कैनाल किरणें उत्पन्न हो रही है, इसको एनोड से कोई मतलब नहीं है। क्लियर, इसीलिए इसको एनोड किरणों का नाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसको दो नाम देना चाहिए, पहला कैनाल किरणें और दूसरा धन किरणें, क्योंकि ये धनावेशित है और खींच के किधर आ रही है, माइनस की तरफ, तो पक्का है कि ये क्या है, धनावेशित है, तो इसका नाम पड़ेगा कैनाल किरणें या धन किरणें। और गोल्डस्टीन ने ढूंढी है तो उसको गोल्डस्टीन किरणें भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम पढ़ेंगे कैनाल किरणों या धन किरणों के गुण क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैनाल किरणों के गुण यानी धन किरणों के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, इससे तो आप परिचित ही है, एक नए साइंटिस्ट है डब्ल्यू वाइन। इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है कैनाल किरणों के ऊपर अध्ययन किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और कुछ प्रॉपर्टीज बताई, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और कि अगर आप कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन कर चुके हैं तो आपके लिए कैनाल किरणों के गुणों का अध्ययन जो है बिल्कुल आसान लगेगा और करना ही पड़ेगा। आप लोगों को पहले कैथोड किरणें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, उसके गुण क्या है, ठीक है, तभी ये बात समझ में आएगी। तो पहले वो सेकंड वीडियो देख के आइए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग देख ही चुके होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो बताई गई वो ये है कि ये जब जिंक सल्फाइड की जो है, जिंक सल्फाइड की परत से जब टकरा रही थी, कैनाल किरणें जब जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकरा रही थी तो चमक उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, चमक उत्पन्न कर रही थी। तो देखिए कैथोड किरणें भी चमक उत्पन्न कर रही थी। क्लियर, वो स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही है। हालांकि ये दोनों उत्पन्न कर सकती हैं, प्रदीप्ति और स्फुरदीप्ति भी उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जिंक सल्फाइड के प्लेट पे ये प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही थी। क्लियर, और जिसका कलर था रेड या पिंक कह सकते हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर यानी रेडिश पिंक। ठीक है, दोनों का मिक्सचर टाइप का था, हालांकि पिंक ही आप समझिए उसको। क्लियर, तो पहला जो गुण है वो यही है कि ये जिंक सल्फाइड की परत पे चमक उत्पन्न करती हैं। कैनाल रेज की जो दूसरी प्रॉपर्टी बताई गई वो ये है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, तो ठीक कैथोड किरणों की तरह। एक बार जल्दी से बना लेते हैं इसका फिगर भी।
क्लियर। तो इस बार ये हमारा पॉजिटिव है और ये माइनस, यानी कि ये हमारा एनोड है और वो है कैथोड। इस बार छिद्र किया गया है, परफोरेटेड है। तो देखिए पहले प्रॉपर्टी में बताया गया, ये चमक उत्पन्न कर रही है, यानी कि यहां से जब ये किरणें गई, क्लियर, यहां से जब ये किरणें गई तो यहां पे जिंक सल्फाइड की जो है प्लेट लगी हुई है, उस पे क्या उत्पन्न कर रही थी, चमक उत्पन्न कर रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई गई कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये कैसे पता चला, तो देखिए कैथोड किरणों के मार्ग में, क्लियर, कैथोड किरणों के मार्ग में जब एक ओपेक मटेरियल रख दिया गया, यानी कि अपारदर्शी पदार्थ रखा गया, ठीक है, तो यहां से जब कैनाल रेज गई, कैनाल रेज, ठीक है, तो कैनाल किरणें जो है इस पदार्थ का यहां पे छाया उत्पन्न कर रही थी, यानी कि परछाई बना रही थी, क्लियर। तो इससे पता चला कि जो हमारी कैथोड, और सॉरी बार बार कैथोड बोल दे रहा हूं, ठीक है, जो हमारी कैनाल किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, यानी धन किरणें किस रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो तीसरी प्रॉपर्टी जो बताई गई कि जो हमारी धन किरणें हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, क्लियर। तो देखिए कैसे पता चला, तो कैथोड किरणों का अध्ययन अगर आप देखे होंगे वो वाला वीडियो, तो उसमें आपको सब समझ में आ रहा होगा कैसे पता चला ये। तो देखिए इसमें किया क्या गया कि यहां पे एक बहुत ही हल्का पैडल व्हील लगा दिया गया, बहुत ही हल्का पैडल व्हील, ठीक है। और जब यहां से ये ऑपरेटस को स्टार्ट किया गया तो यहां से जो है धन किरणें गई, ठीक है, और ये धन किरणें जब इससे गुजरी, इस पैडल व्हील से होके गुजरी, तो ये पैडल व्हील क्या करने लगा, घूमने लगा, क्लियर। और ये पैडल व्हील तभी घूमा होगा जब ये किरणें जो है किससे मिलकर बनी होंगी, पार्टिकल से, कणों से, क्योंकि कण ही टक्कर मारेंगे तो ये व्हील क्या करने लगा, घूमने लगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारी कैनाल किरणें है यानी धन किरणें है वो किससे मिलकर बनी है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अगली प्रॉपर्टी ये बताई गई कि जो हमारी धन किरणें हैं यानी कैनाल किरणें हैं वो धनावेशित है। तो नाम ही धन किरणें है तो धनावेशित तो है ही, क्लियर। लेकिन बात ये है कि पता कैसे चला, तो हुआ ये कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के हम लोग ऊपर और नीचे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए, क्लियर। यानी कि एक तरफ हमने धन प्लेट लगाई और एक तरफ लगाई हम लोगों ने ऋण प्लेट, क्लियर। यानी ऊपर प्रबल धन प्लेट, नीचे प्रबल ऋण प्लेट। अब जब यहां से कैनाल किरणों को भेजा गया, ठीक है, यानी कि जैसे ही वोल्टेज ऑन कर दिया गया, विद्युत धारा उत्पन्न की गई, तो यहां से जो है कैनाल किरणें गई और कैनाल किरणें जो है जाकर माइनस प्लेट की तरफ विक्षेपित हो गई, यानी विक्षेपित हुई और माइनस प्लेट की तरफ चली गई, यानी नीचे की तरफ आ गई और यहां पर उस प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही है, यानी प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही है, चमक उत्पन्न करने लगी यहां पे, ठीक है। तो इससे प्रूफ हुआ, बात समझिए, ये नेगेटिव है और नेगेटिव किसको खींचेगा, पॉजिटिव को, माइनस किसको खींचता है, प्लस को। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि जो हमारी कैनाल किरणें हैं वो जिस कणों से मिलकर बनी है वो धनावेशित है, ठीक है ना। तीसरे में बताया गया, तीसरा गुण कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। और चौथे में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे पता चला कि जो हमारी ये किरणें हैं वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, इसीलिए ये ऋण प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो ये है धनावेशित, जो हमारी कैनाल किरणें हैं ये धनावेशित कणों से बनी होती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बताई गई कि जो ये हमारी कैनाल किरणें हैं या धन किरणें हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, ठीक है। तो पहले तो ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हुई और ये विक्षेपित हुई ऋण प्लेट की तरफ, जिससे पता चल गया कि ये धन से बनी हुई है, प्लस से बनी हुई है, क्लियर। इस बार क्या किया गया कि इस बार जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहां पे लगा दिया गया नॉर्थ और यहां पे लगा दिया गया साउथ, क्लियर। यानी कि एक तरफ उत्तरी ध्रुव, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव। और जब कैनाल रेज को गुजारा गया तो ये इस बार जो है चली गई साउथ के पास, ठीक है।
यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाके विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो अच्छा ये क्यों हुआ? तो मैंने कैथोड रेज में बताया था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, लॉरेंज बल। तो ये भी आवेशित है, धनावेशित है। ठीक है ना, तो ये भी आवेशित कण है। क्लियर। और इसको जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाएगा तो उस पर एक बल लगेगा, उसे बोलेंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के कारण ये क्या हो गया? विक्षेपित हो गया। ठीक है, और ये हुआ साउथ की तरफ। ठीक है, तो यानी कि पांचवा गुण हम लोग लिखेंगे कि कैनाल रेज चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी तो हमने देख ली। अब आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैथोड किरणों की 5 प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी 6 नंबर की है। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जो कैनाल किरणों का जो वेग है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा में क्या है? कम है। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी कि कैनाल किरणों का वेग कैथोड किरणों की अपेक्षा कम है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कैनाल रेज के, ठीक है, कैनाल किरणों के मार्ग में अगर कोई धातु की प्लेट लगा दी जाए तो वो धनावेशित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कैनाल किरणें, अभी हम पढ़े हैं कि जो कैनाल किरणें हैं वो किससे मिलकर बनी है? धनावेशित कणों से। ठीक है, तो अगर धातु की प्लेट रख दी जाए तो धातु की प्लेट पर जाके चिपकेंगे। ठीक है, और जब चिपकेंगे तो धातु की प्लेट पहले उदासीन थी लेकिन अब उस पर धनावेशित कण जाके चिपक जाएंगे तो धातु की प्लेट जो है कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, धनावेशित। यानी कि कैनाल किरणें अपने मार्ग में रखे धातु की प्लेट को धनावेशित कर देती हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि कैनाल किरणों के मार्ग में अगर धातु की प्लेट रखी है तो वो उसको गर्म करेंगी, ताप दीप्ति उत्पन्न करेंगी। ठीक है, लेकिन कैथोड किरणों की अपेक्षा कम करेंगी। क्लियर? रीजन क्या है कि कैथोड किरणों का वेग, कैनाल किरणों का वेग जो है कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या है? कम है। यानी जो हमारी कैनाल किरणें हैं ये कैथोड किरणों से धीरे चलती हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला K = होता है 1/2 mv²। अब वेग कम होगा तो K का मान भी क्या होगा? कम होगा। वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? कम होगा। अब गतिज ऊर्जा कम होगी तो जब जाके ये जो हमारे कैनाल रे हैं, कैनाल रे, ये जब धातु की प्लेट पे टकराएंगे तो गतिज ऊर्जा कम है तो ऊष्मा भी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम उत्पन्न होगी। जितना गतिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही कम ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यानी कि ये जो ताप दीप्ति उत्पन्न करेंगे वो बहुत ही क्या करेंगे? कम उत्पन्न करेंगे, हाँ, लेकिन उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ये धातु की प्लेट पर कम ताप दीप्ति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें भी मास है, द्रव्यमान है और वेग है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होगी, टकराएगा तो ऊष्मा ऊर्जा बदलेगा। गति ऊर्जा किसमें बदलेगा? ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन चूंकि वेग कम है इसलिए ताप दीप्ति जो है बहुत कम उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी अगर किसी प्लेट पर हथौड़े से, किसी प्लेट पर, चादर पे धातु की हथौड़े से खूब तेज चोट करें तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म होगा। धीरे धीरे चोट करेंगे तो इतना कम होगा कि शायद पता भी ना चले। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, अगला पॉइंट ये बताया गया कि अगर कैनाल किरणों के मार्ग में अगर धातु की बहुत पतली, ठीक है, बहुत ही पतली अगर पन्नी रख दी जाए तो ये इनको पार कर जाएंगे। ये इनको क्या कर जाएंगे? पार कर जाएंगे। यानी इसमें वेदन क्षमता है, लेकिन इनकी वेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ये जो है इनकी जो वेदन क्षमता है ये कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इनका जो वेग है कैनाल किरणों का वो कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या है? कम है। और वेग जितना कम होगा उनकी वेधने की क्षमता भी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही प्रॉपर्टी। यानी कि ये बहुत पतली पन्नी को पार कर, बहुत
पतली पन्नी को पार कर पाएंगे। अगर पन्नी हल्की सी मोटी हो गई तो ये पार नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि कैनाल किरणों की जो भेदन क्षमता होती है, भेदने की जो क्षमता होती है, वो जो है कैथोड किरणों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी हम कहेंगे कि कैनाल किरणों की भेदन क्षमता, कैनाल किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा, कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो ये रही प्रॉपर्टी। अगली बात बताई गई, ठीक है, वो ये है कि अगर इसके मार्ग में, कैनाल किरणों के मार्ग में अगर उच्च गलनांक वाली धातुएं रख दी जाए, ठीक है ना, उच्च गलनांक वाली धातुएं, तो ये एक्स किरणें उत्पन्न नहीं करती। एक्स किरणें सिर्फ कैथोड किरणें उत्पन्न करती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स बनी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी कैनाल किरणें हैं, ये एक्स रेज उत्पन्न नहीं करती हैं, एक्स रेज उत्पन्न नहीं करती, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं 11वें नंबर की, ठीक है। तो 11वें नंबर की प्रॉपर्टी में बताया गया कि जो हमारी कैनाल किरणें हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। यानी कि ये सेम है, कैथोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती थी और जो हमारी कैनाल किरणें हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है, प्रभाव डालती हैं, ठीक है। आपने सुन लिया तो आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी, कैथोड किरणों के सभी गुण, ठीक है। तो इस तरह से जे थॉमसन और डब्ल्यू वाइन ने कैथोड किरणों का गुण बताया, अध्ययन हो गया। तो अब बारी क्या आती है, प्रोटॉन की खोज की, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, कैसे कैनाल किरणों के गुणों के अध्ययन के उपरांत प्रोटॉन की खोज हुई, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन हुआ और उसमें ज्ञात किया गया कैथोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो आ रहा था नियत, ठीक है। जे थॉमसन ने E/m ज्ञात किया कैथोड किरणों के लिए, तो वो कांस्टेंट आ रहा था। कांस्टेंट आने का मतलब यह है कि सभी कैथोड किरणों में, चाहे वो किसी भी पदार्थ से बनी हो, यानी कि कैथोड जो है, कैथोड की जो प्लेट है वो किसी भी पदार्थ की बनी हो, चाहे गैस भी किसी पदार्थ का बना हो, सबके लिए E/m का मान कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब यह है कि सभी में एक ही कण उपस्थित है और जो था इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और चूंकि कैथोड किरणें, मैंने अभी कैथोड किरणों के उद्गम में बताया, कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी होती है, तो इसीलिए E/m का मान क्या हो रहा था, बार बार एक ही आ रहा था। लेकिन यहां पे उतना आसान नहीं है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज थोड़ी सी पेचीदी थी, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। जैसे ही इसके Q/m का मान ज्ञात किया गया, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया गया, तो ये प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग आने लगा। देखिए, चूंकि जो हमारी कैनाल किरणें है वो एनोड से तो निकल नहीं रही थी, मैंने बताया था कि एनोड से नहीं निकल रही है। कैनाल किरणों का उद्गम जो है एनोड नहीं है, एनोड प्लेट से कोई मतलब नहीं है। जो गैस है, जो विसर्जन नलिका में गैस भरी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और जो गैस है वो धनावेशित हो गई, यानी धनायन बन गई, पॉजिटिव आयन, और वही जा रही थी हमारी कैथोड की तरफ, ठीक है। तो याद रखिए कि जो कैनाल किरणें हैं वो धनायन है, गैसों के क्या है, धनावेशित आयन है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि एनोड का पदार्थ चेंज करने से तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही गैस बदली जा रही थी, अलग अलग गैस बदल के और आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जा रहा था, तो वो बार बार क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। अब यहां पे सभी साइंटिस्ट जो है बैठ के सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यह मूल कण है, कैनाल किरणें जिन कणों से मिलकर बनी, अगर यह मूल कण है, तो मूल कण का मतलब होता है सभी पदार्थों में एक जैसा पाया जाएगा, उसके आवेश और द्रव्यमान का मान निश्चित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका बार बार बदल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात थी कि जो कण था, चाहे कैसा भी गैस लिया जाए, कोई भी गैस लिया जाए, कण धनावेशित था, ठीक है ना। ये जो कण है, जो विसर्जन नलिका में यहां पे मान लो कि हमारा पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, निगेटिव है,
तो यहां से जो हमारी कैनाल रे जा रही थी, तो कैनाल रे जो बनी हुई थी पॉजिटिव आयन से, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव था, ठीक है ना, यानी धन कणों से मिलकर बना है, धन कणों से, तो इसका नेचर जो था वो धनावेशित था, ठीक है ना। जैसे कैथोड किरणों का नेचर कैसा था, ऋणावेशित था, ये धनावेशित है, ठीक है। लेकिन जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात थे वो बार बार बदल जा रहा था, ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी कि कैसे कहा जाए कि एक मूल कण है और कैसे बताया जाए कि इसका आवेश कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा था। तो मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस ली गई है और मान लो इसमें हीलियम गैस ली गई है, अलग अलग गैस ली गई होंगी, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1, और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, अलग, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका आवेश अलग होगा। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। लेकिन जैसे हम लोग गैस बदलेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग गैस बदलेंगे, मान लो हाइड्रोजन था पहले, तो हाइड्रोजन के लिए Q/m निकाले तो कुछ आया, ठीक है, बाद में बात करने कितना आएगा। तो अगर हीलियम के लिए निकाला जाए तो हीलियम के लिए बदल जाएगा, ठीक है, हीलियम के लिए क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि हीलियम पे आवेश का मान भी बदल जाएगा और हीलियम का द्रव्यमान भी क्या होगा, बदल जाएगा, तो तुरंत बदल जा रहा है, ठीक है। यानी अलग अलग गैसों को लेने पर आवेश और द्रव्यमान का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। कैथोड किरणों में ऐसा नहीं था, क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, तो इलेक्ट्रॉन तो सभी में से एक ही जैसे निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का मान क्या था, निश्चित। लेकिन हमारी जो कैनाल किरण है ये धनावेशित आयन से मिलकर बनी है, गैसों के आयन से, और गैस बदलोगे तो गैस के जो है आयन भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कुछ गैसें हल्की हैं और कुछ गैसें क्या हैं, भारी हैं, तो सबके लिए m का मान बदलेगा तो Q/m का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसी गैस पर एक आवेश आता है, एक धनावेश, किसी पे 2 धनावेश, किसी पे 3 धनावेश भी आ सकता है, यानी कि बार बार मान जो है क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। Q/m का मान क्या हो रहा था, बदल रहा था। अब साइंटिस्टों के समझ में नहीं आया, तो यहां पे एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रत्येक गैस के लिए प्राप्त आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात के जो आंकड़ों का अध्ययन किया, ठीक है ना, यानी अलग अलग गैसों के लिए जो Q/m ज्ञात किया गया था, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया था, उन सभी पर अध्ययन स्टार्ट किया और देखा कि जो हाइड्रोजन गैस के लिए Q/m आया था, हाइड्रोजन गैस के लिए जो Q/m आया था वो सबसे अधिक आया था। सभी गैसों को जो है एक सारणी में रख के देखा तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो Q/m का मान है वो सर्वाधिक है, और जो आया था 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम प्रति केजी। अगर आपकी बुक में ग्राम में दिया होगा तो यहां पे 10⁴ दिया होगा, लेकिन मैं बता चुका हूं कि MKS पद्धति में ही पढ़ना है, तो यहां पे क्या लेंगे, किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए रदरफोर्ड ने देखा कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो Q/m का मान है वो सर्वाधिक आ रहा है, ठीक है। तो इनकी ये बात समझ में आ गई कि Q/m का मान सर्वाधिक आने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के लिए जो m का मान आ रहा है, यानी कि धनावेशित जो कण, कैनाल किससे मिलकर बना है, धनावेशित कणों से, तो हाइड्रोजन गैस से जो धनावेशित कण प्राप्त हो रहा है उसके लिए m का मान सबसे क्या है, कम है, उसके लिए m का मान सबसे क्या है, कम। अरे ये परिमेय संख्या एक तरह से है ना, ठीक है ना, ये क्या है, परिमेय, तो परिमेय में अंश होता है और हर का मान जितना छोटा रखा जाए टोटल मान उतना ही कितना आएगा, बड़ा। मान लीजिए यहां पे रख दूं मैं 100/10 ले लूं, ठीक है, तो और उसके बाद मैं ले लूं 100/5 और उसके बाद मैं ले लूं 100/2, ठीक है। तो देखिए सब में क्या है, तो अंश तो बराबर है, हर देखिए तो इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसमें कितना है, 2। इसका अगर आप मान निकालेंगे तो आएगा 10, ठीक है। ये है हमारा हर कितना है, 10। जैसे ही हर का मान कम किया गया, 5 कर दिया गया, तो तुरंत टोटल मान कितना हो जाएगा, यहां देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 20, यानी टोटल मान क्या हो गया, बढ़ गया।
जब हर का मान और कम कर दिया गया, 2 कर दिया गया, तो यहां पे इसका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 यानी 50। यानी देख रहे हैं कि हर का मान जैसे जैसे कम आता जाएगा वैसे वैसे टोटल मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मैं इन तीनों में पूछूं ए बी सी, तो ए बी सी में सबसे ज्यादा मान किसका आया है, तो सी का। क्यों आया है, क्योंकि इसके हर का मान सबसे क्या है, कम है। ठीक है, वैसे ही सभी गैसों के लिए जो Q/m निकाला गया था उसमें हाइड्रोजन गैस के लिए Q/m का मान सबसे क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, जिससे रदरफोर्ड को पता चल गया कि इसका मतलब कि हाइड्रोजन से जो धनावेशित कण प्राप्त हो रहा है उसके लिए m का मान सबसे क्या हो रहा है, कम है। उसके लिए m का मान क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने बोला कि यही है हमारा धनावेशित कण। ठीक है, और इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो इस तरह डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। क्लियर, यानी कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कैनाल किरणों की जो है खोज होने के बाद, उनके अध्ययन होने के बाद सभी जो है गैसों से प्राप्त कैनाल किरणों के लिए, सभी गैसों से प्राप्त कैनाल किरणों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया गया। ठीक है, और सभी का मान क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो सर्वाधिक आ रहा था, जो इस बात को सिद्ध कर रहा था कि हाइड्रोजन गैस से जो कैनाल किरणें प्राप्त हो रही हैं, हाइड्रोजन गैस से जो धनावेशित कण प्राप्त हो रहे हैं उसका द्रव्यमान सबसे क्या है, कम है। सभी गैसों में प्राप्त जो है धनावेशित कणों में सबसे हल्का धनावेशित कण किसके पास है, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यही हमारा जो है मूल कण है और इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया प्रोटॉन। और रदरफोर्ड सही भी थे। आप समझिए कैसे, तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इकलौता ऐसा तत्व है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा, तो नाभिक में प्रोटॉन होगा और बाहर क्या होगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लो विसर्जन नलिका में जब हाइड्रोजन गैस रखी गई होगी, हाइड्रोजन गैस रखी गई होगी, ठीक है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हुआ क्या होगा, तो जब हाइड्रोजन गैस रखा गया तो यहां पे ये है हमारा हाइड्रोजन गैस का एटम, जिसके ठीक बीच में क्या है, प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन, और बाहर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही इन प्लेटों में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये धनावेशित हो गया, ये क्या हो गया, ऋणावेशित। अब ये माइनस को खींच लेगा। ठीक है, और जब माइनस को खींचेगा तो ये हमारा धनावेशित है, ये किधर जाएगा, इधर। तो इधर चला आया इलेक्ट्रॉन और इधर जाएगा हमारा कौन, प्रोटॉन, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। यानी कि हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन। तो जब हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नलिका में रखा गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला आया एनोड की तरफ, धन की तरफ, और जो इसमें प्रोटॉन था वो किधर चला गया, ऋणावेशित प्लेट की तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन गैस डालकर जो किरणें उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी कैनाल किरणें उत्पन्न हो रही हैं, वो किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से। किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन चल गया तो ये बन जाता है H+, और H+ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भर के जब हम लोग विसर्जन नलिका का प्रयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चला आएगा प्लस के पास। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर चला आया एक। ठीक है, और इसके अलावा इसमें न्यूट्रॉन तो है नहीं, और प्रोटॉन भी कितना है, एक है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में यहां पे क्या गया, प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड सही थे। जब हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसके लिए जो है Q/m का मान अधिकतम आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में जो हमें प्राप्त हो रही है धन किरणें वो सिर्फ एक प्रोटॉन से मिलकर बनी है। ठीक है ना, तो ये रही हमारी प्रोटॉन की खोज। इस तरह प्रोटॉन की थोड़ी खोज हुई। क्लियर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, तो ये रही प्रोटॉन की खोज। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का निर्धारण कैसे हुआ। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे
कि प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का निर्धारण कैसे हुआ। तो देखिए, प्रोटॉन का जो पहले आवेश की बात करते हैं, तो प्रोटॉन का जो आवेश माना गया वो हमारा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर माना गया, लेकिन उसकी प्रकृति जो है बिल्कुल क्या है, विपरीत है। वो जो था निगेटिव था, माइनस था, ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी लिया गया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऐसा लिया क्यों गया, तो देखिए हमारा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और अब खोज हो गई प्रोटॉन की, यानी दो कणों की खोज हो चुकी है। ठीक है, इन दोनों कणों की खोज हो गई और तब भी हमारा जो परमाणु है वो उदासीन है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋणावेश है प्रोटॉन पर उतना ही क्या है, धनावेश है। तभी ये विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश ज्यादा होता तो परमाणु पे क्या होता, ऋणावेश, यानी हमारा परमाणु कैसा होता, ऋणावेशित होता। अगर प्रोटॉन का जो है आवेश ज्यादा होता, धनावेश ज्यादा होता इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो ये जो हमारा परमाणु है ये कैसा होता, धनावेशित। लेकिन हमारा परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन एकदम विपरीत होगा। एक माइनस होगा तो एक क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे द्रव्यमान की गणना हुई। तो देखिए अभी जो है आपको बताया कि प्रोटॉन के लिए जो Q/m आया था वो लिया गया था 9.58 अधिकतम। ठीक है ना, यही प्रोटॉन माना गया, हाइड्रोजन को क्या मान लिया गया, प्रोटॉन। ठीक है, तो 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम प्रति केजी। ठीक है, तो अब देखिए प्रोटॉन के लिए Q/m का मान जो है इतना है, और प्रोटॉन के लिए Q यानी आवेश है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस आवेश को ले जाकर यहां पे रख दें, पुट कर दें। ठीक है, तो m का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁻7। m उधर चला जाएगा तो ये कहां चला आएगा, नीचे। तो अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इसको लिखूंगा m इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.58 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये रहा हमारा m का मान। अब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, क्लियर। तो ये आएगा 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये आएगा, आप लोग इसे जो है कैलकुलेटर से या कॉपी पेन पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इतना ही आएगा, थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे आ सकता है। तो ये आया हमारा प्रोटॉन का मास। तो देख लीजिए, ये है हमारा प्रोटॉन का आवेश, प्लस में है, धनावेशित है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां है हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इस तरह हुआ हमारा प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का निर्धारण। ठीक है, अब क्या है, तो अब प्रोटॉन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं दिखा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोटॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर ध्यान देते हैं जो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे खोजकर्ता की। तो देखिए, कैनाल किरणों या धन किरणों के खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात करें कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इसके लेके जो है दो मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गोल्डस्टीन को श्रेय देते हैं, कुछ लोग गोल्डस्टीन को मानते हैं कि वो जो है प्रोटॉन के क्या है, खोजकर्ता। क्लियर। लेकिन अगर आप कहीं जो है ऑफिशियल बुक में देखेंगे या फिर इंटरनेट पे विकिपीडिया पे देखेंगे तो रदरफोर्ड को ही श्रेय जाता है कि रदरफोर्ड है वो क्या है, प्रोटॉन के खोजकर्ता है। और ठीक भी है, क्लियर,
क्योंकि पहली बात तो ये कि प्रोटॉन नामकरण रदरफोर्ड ने किया, दूसरी बात ये कि विसर्जन नलिका में जो उन्होंने ज्ञात किया कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो है आवेश और द्रव्यमान का मान सबसे अधिकतम है, यानी यही प्रोटॉन है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने एक और काम किया था कि नाइट्रोजन के एटम पर नाइट्रोजन के परमाणु पर इन्होंने अल्फा कणों की जब बमबारी की, यानी नाइट्रोजन के परमाणु पर जब अल्फा कण डाला तो ये परिवर्तित हो गया ऑक्सीजन में और इसने निकाला प्रोटॉन, ठीक है ना। क्या निकाला? प्रोटॉन। क्लियर? तो इन्होंने इस प्रयोग से प्रूफ किया कि हां जो प्रोटॉन है वो और भी जगह पाए जाते हैं, यानी कि और पदार्थों में भी पाए जाते हैं। क्लियर? यानी कि ये एक अन्य प्रयोग था, ठीक है। देखिए, कैनाल किरणों की खोज से यानी विसर्जन नलिका के प्रयोग से तो सिद्ध हो चुका था कि हाँ प्रोटॉन जो है पाया जाता है, लेकिन ये एक दूसरा प्रयोग है जो रदरफोर्ड ने खुद किया अकेले, ठीक है। और इससे भी यही प्रूफ होता है कि हाँ प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने जो है Q/m का अधिकतम मान ज्ञात किया और बताया कि यही प्रोटॉन है। दूसरी बार नामकरण किया प्रोटॉन, और तीसरी बात है एक अलग प्रयोग से ज्ञात किया कि हाँ प्रोटॉन जो है पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए ज्यादातर श्रेय जो है प्रोटॉन के खोजकर्ता का रदरफोर्ड के पास ही जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रोटॉन का आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन के ठीक बराबर है, बस विपरीत है। तो देखिए कूलाम में यानी MKS पद्धति में क्या होगा, तो MKS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो लिया जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अगर ESU में यानी CGS पद्धति में लिया जाए तो आवेश का मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट, इसमें होगा प्लस, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा था, यहां पे क्या लगा देंगे? प्लस। तो प्लस 4.808 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान लिया जाता है, ठीक है, जो हमने अभी ज्ञात किया है वो आया है 1.6725, ठीक है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अगर ग्राम में आपकी बुक में दिया होगा तो यहां पे -24 कर दिया होगा, लेकिन ये किलोग्राम में लिया गया है, ठीक है। अगर यहां पे AMU में लिया जाए यानी एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये होगा 1.00727 AMU, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पे एक जो है बात आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ज्यादा होता है। यानी कि 1836 इलेक्ट्रॉन को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रही जानकारी। अब जो है यहां बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन का साइज क्या होगा, ठीक है। इससे पहले ये कि मैं जब प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साइज पूछा था मैंने, ठीक है ना। और कुछ बच्चों ने जो है आंसर में दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो है बोहर एटॉमिक मॉडल जो भी पढ़ना है, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उसमें उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की कक्षा होगी उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख दिया है। क्लियर? तो वो नहीं मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि प्रोटॉन का साइज क्या है यानी प्रोटॉन का रेडियस क्या है, ठीक है। तो अब जो है आप लोग बताइए कमेंट में। क्लियर? और अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो न्यूट्रॉन के ऊपर आएगा कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैसे लोगों को डाउट हुआ कि हाँ परमाणु के अंदर एक और पार्टिकल है, ठीक है, और फिर उसकी खोज हुई। और फिर मैं उसी वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का साइज कितना है, ठीक है। उसमें तो मैं बताऊंगा ही कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, उस पर आवेश कितना है, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का साइज कितना है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जल्दी से बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, जो करना है करिए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।